ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है राहु महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। राहु देवता राशि बदल रहे हैं 18 मई को। बहुत लंबे अरसे से आपके धन स्थान में गोचर कर रहे थे। 2023 नवंबर में आपके धन स्थान में आए थे और अब वो 2025 18 मई को आपके लग्न भाव में आ रहे हैं। क्योंकि राहु केतु उल्टे चलते हैं, राहु वक्र ग्रह सदैव वक्री ही रहते हैं, इसलिए जो उनकी नॉर्मल चाल है, यानी कि बाकी ग्रह जो यूजुअली इस प्रकार से चलते हैं अनटिल अनलेस वो वक्री हो। कभी कोई जो बाकी 7 ग्रह हैं वो कभी कभी वक्री हो जाते हैं तो उल्टे चलते हैं, पर राहु केतु की नॉर्मल चाल है कि वो सदैव वक्र रहते हैं। राहु बहुत विशेष ग्रह है। अगर कलयुग में उनको, या कहिए कलयुग का अगर उनको राजा कहा जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि राहु की विशेषता आज के युग में बहुत ज़्यादा है। अगर शास्त्रों की बात करें जो स्पेशली बहुत क्लासिक्स हैं, उसमें राहु केतु का वर्णन कम है। जितना बाकी ग्रहों को प्रधानता दी गई है उतने उनमें से या कंपैरेटिवली थोड़ी कम है, और अधिकतम जो चीज़ें कही गई हैं वो नेगेटिव ज़्यादा पर्सपेक्टिव से है। कारण ये है कि जब राहु, क्या कहिए जब ये शास्त्र लिखे गए थे तब राहु की प्रधानता उतनी नहीं थी। लेकिन ज्योतिष में देश काल पात्र से बहुत चीज़ें बदलती हैं। जैसे जैसे समय बढ़ा, जैसे जैसे कलयुग बढ़ा, जैसे जैसे लालच बढ़ा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, वैसे वैसे राहु की प्रधानता बढ़ती गई। जैसे जैसे लोगों का नेचर आध्यात्मिक से भौतिक होता गया, जैसे जैसे मेटलिस्टिक हम और होते गए, वैसे वैसे राहु की प्रबलता और बढ़ती गई। और जब से इंटरनेट का प्रभाव बढ़ा है तब से राहु का प्रभाव बहुत बढ़ गया है, क्योंकि इंटरनेट के कारक अगर कोई ग्रह है तो राहु है। और इसीलिए आज का टाइम जहाँ पर हमारी अधिकतम चीज़ें इंटरनेट के थ्रू ही होती हैं। आज की डेट में तो घर में आप अपनी सब्जियाँ, दाल चावल सब कुछ इंटरनेट के द्वारा मंगवा सकते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो, बैंक ट्रांजैक्शंस हो, टिकट बुकिंग हो, जो भी चीज़ें हैं अधिकतम हम ऑनलाइन ही करते हैं। तो इसीलिए जब इंटरनेट की प्रधानता बढ़ रही है तो वैसे ही राहु की प्रबलता, प्रगाढ़ता और बल भी बढ़ता जा रहा है। भले ही नवग्रहों में सूर्य देवता को देवताओं क्या नवग्रहों का राजा कहा जाता है, पर कलयुग के राजा राहु ही हैं। और एक ऐसे ग्रह हैं जो नवग्रहों के राजा यानी कि सूर्य पर भी ग्रहण लगा सकते हैं, इसलिए उनकी विशेषता या उनका प्रभाव आप समझिए। राहु और केतु कार्मिक ग्रह हैं। वैसे तो हर ग्रह कार्मिक है, लेकिन ये विशेष ग्रह हैं जो आपको आपके पिछले जन्म से सीधा डायरेक्ट जोड़ते हैं। बहुत विस्तार में इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन राहु वो ऐसी इच्छाएं हैं जो आपकी पूरी नहीं हो पाई, और केतु ऐसी इच्छाएं हैं जो बहुत आराम से पूरी हो गई। इसलिए जहां केतु बैठते हैं उस भाव से हमारे अंदर एक अलगाव उत्पन्न हो जाता है, और जहां राहु बैठते हैं उस भाव के प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट या बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स उत्पन्न हो जाते हैं। वो आपकी अपनी पर्सनल कुंडली में भी उठाकर देख लीजिए, और जहाँ पर राहु केतु गोचर कर रहे हैं वहाँ पर भी उठाकर देख लीजिए। बहुत प्रभाव इस चीज़ का आपके जीवन पर मिलेगा आपको। राहु केवल हेड है, यानी कि राहु केवल सर है। हाँ, जब भी राहु देवता की मूर्ति हम कभी डिपिक्ट करते हैं, इवन नवग्रहों की शांति होती है, मैं भी अपने अनुष्ठान केंद्र में बहुत बार करता हूँ, तो वहाँ पर राहु देवता की पूरी मूर्ति ही दी जाती है। ऐसा नहीं कि केवल धड़ की सर की पूजा होती है। राहु देवता की पूरी मूर्ति ही होती है, उन्हीं की पूजा होती है। लेकिन वैसे देखा जाए तो राहु केवल सर है, यानी कि इमेजिनेशन है, यानी कि ब्रेन है। ऐसा किसी भी शास्त्र ने ये नहीं कहा कि राहु बुद्धिमान नहीं है। राहु को हर शास्त्र ने बुद्धिमान कहा है। तो ये कहना कि राहु एक नेगेटिव प्रकार के ग्रह है, गलत है। और मेटलिस्टिक हैप्पीनेस के लिए तो राहु से अच्छा कोई ग्रह है ही नहीं। जैसे मैंने अभी मूर्ति की बात करी, राहु की जो मूर्ति आप देखेंगे तो उसमें वो वरद मुद्रा में खड़े हैं, यानी कि वो केवल असुर ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अमृत का पान किया तो उनके पास भी वर देने की क्षमता है, और भौतिक वर तो सबसे अच्छा वो दे सकते हैं। तो एक प्रकार से बहुत यहाँ पर अच्छा प्रभाव दिख रहा है राहु का। क्या कहिए कलयुग में राहु का प्रभाव जो है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत प्रधान एक प्रकार से उनका प्रभाव होता है। अनकन्वेंशनल है राहु, नॉर्मल से हटकर अगर कहीं पे भी कोई चीज़ देखे ना तो राहु है। और राहु एक्सपेंशन है, पर राहु की जो एक्सपेंशन की पावर है वो बियॉन्ड लिमिट्स है। बृहस्पति भी एक्सपेंड करते हैं, पर बृहस्पति की एक लिमिट है, राहु की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि राहु
कोई भी फिजिकल एंटिटी नहीं है। इसलिए जैसा मैंने कहा राहु का प्रभाव जब राहु देने पे आता है तो बहुत कुछ देता है। रातों रात जो सक्सेस, कई लोगों ने सुना भी होगा कि रातों रात अगर कोई सक्सेस दे सकता है तो राहु है, वो सत्यता है। कुंडली उठाकर देख लीजिएगा, जो व्यक्ति रातों रात स्टार बना होगा ना, उस टाइम पे कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव होगा, या तो गोचर में, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा तक राहु का प्रभाव स्पष्ट दिख जाएगा। इसीलिए राहु की प्रधानता बहुत है। राहु के अगर कारकत्वों की बात करें तो डिप्लोमेसी, मैनिपुलेशन, पावर, अथॉरिटी, लोगों को डोमिनेट करना, चालाकी, वाक्यपटुता, कुटिल बुद्धि, अनकन्वेंशनल, इंटरनेट, एविएशन, टेक्नोलॉजी, इन्फेक्शंस, बॉडी में कहीं ना कहीं फैट की बढ़ोतरी भी राहु के साथ ही आती है। बहुत चीज़ें राहु के ही अधीन हैं। इंट्यूशन, इंट्यूटिव पावर, फॉरेन डिप्लोमेसी, फॉरेन रिलेशन, बाहर से संबंधित चीज़ें, गुप्त साधनाएं, तंत्र साधनाएं, ये सब राहु के ही अधीन आता है। और गंगा स्नान, ये भी राहु के अधीन आता है। तो राहु का बहुत बहुत प्रभाव है जीवन में। और ये जो राहु का प्रभाव है, इसको समझने के लिए अवश्य ये वीडियो आपके काम आएगी। राहु की दो दृष्टियां भी होती हैं। उनकी एक दृष्टि पंचम पर पड़ेगी, एक दृष्टि नवम पर पड़ेगी। और इसके साथ ही अगर देखें तो राहु मेरे हिसाब से कोई उनकी अपनी राशि नहीं है। ये एक ज्योतिष का विवादास्पद टॉपिक है। बहुत जो क्लासिक्स हैं उसमें बहुत वर्णन नहीं है, बाद में कुछ लोगों ने मेंशन किया है, पर उसमें भी विवाद है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मेरा ये मत है कि ये कोई ग्रह या कोई राशि के स्वामी नहीं होते। आपकी कुंडली में जिस राशि में बैठे हैं, मान लीजिए कि वो भाव के स्वामी बन जाते हैं या उसका स्वामित्व ले लेते हैं, और गोचर में जहाँ गोचर करें, यानी कि अब आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो अगले 1.5 साल आपके लग्न का ही प्रभाव या एक प्रकार से आपके लग्नेश ही बनकर प्रभाव देने वाले हैं। तो राहु का प्रभाव जैसे मैंने कहा बढ़ता गया है समय के साथ। और राहु अपने जिस भाव में बैठते हैं उसके स्वामी पर भी प्रभाव डालते हैं, तो कौन बनेंगे? शनि। तो यहाँ पर शनि का प्रभाव भी राहु पर होगा, राहु का प्रभाव शनि पर होगा। अब यहाँ पर हम शनि पर जो राहु का प्रभाव उसकी ज़्यादा विवेचना नहीं करेंगे, बल्कि राहु पर जो शनि का प्रभाव है उसकी तरफ ज़्यादा जाएंगे। जब एक संयुक्त वीडियो बनाऊंगा मैं राहु, केतु, बृहस्पति, शनि का, तो उस पर मेरा प्रयास रहेगा कि ये चीज़ें भी दिखाऊं। वीडियो आपके सामने ऑर्गेनाइज वे में से आ सके, इसलिए मैंने इसको कुछ पार्ट्स में बांटा है। पहला पॉजिटिव्स, फिर करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, इन पर थोड़ा विवेचना करेंगे, नेगेटिव्स और सेहत, और उसके बाद कुछ उपाय। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा, इनके नहीं पता आपको तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ। मैंने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आपके लिए अंकित करके रखे हैं, उन्हीं की तरफ चलेंगे। सबसे पहला, राहु कहाँ पे है? राहु लग्न भाव में है। वन ऑफ द बेस्ट पोजिशंस आज के टाइम में, कलयुग में वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन है कि राहु आपके लग्न भाव में है। ये आपको इतना कुछ दे सकते हैं, और वो भी जल्दी, इंटेंसिटी और गति के साथ, कि आपने खुद भी इमेजिन नहीं किया होगा। तो ये राहु अगले 1.5 साल के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। दूसरा पॉइंट, ये जैसा मैंने कहा एक प्रकार से आपके लग्न के स्वामी की तरह ही बिहेव करेंगे। तो ये मान के चलिए कि राहु अगले 1.5 साल कई प्रकार के भौतिक सुखों में आपको वरदान देने वाले हैं। तीसरा पॉइंट, एक्सपेंशन। जैसा मैंने कहा राहु एक्सपेंड करते हैं। पूरा जीवन स्पेशली आर्थिक दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से एक्सपेंशन की तरफ जाएगा, यानी कि बहुत बृहत हो जाएगा। हर लेवल पर आपको ग्रो करने का अवसर प्राप्त होगा। चौथा पॉइंट, ये लार्जर देन लाइफ बनाता है, यानी कि ना राहु यहाँ पर ऐसे मौके देते हैं जो आपने खुद नहीं सोचे होंगे कि मैं ये भी प्राप्त कर सकता हूँ, वो भी प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसी चीज़ें आपको राहु देकर जाएंगे कि आपने खुद भी उसको विचार नहीं किया होगा। इतनी चीज़ें या इतने वरदान आपको यहाँ पर राहु दे सकते हैं। पांचवा पॉइंट, अनपैरेलल ग्रोथ। आप यकीन मानिए, अगर आपने अपने आप को अप्लाई किया यहाँ पर, अगर अच्छी दशा अंतरदशा चल रही है ना, फिर तो अलग ही बात है। फिर तो आप इस मुकाम पर पहुँच जाएंगे कि कोई आपको छू भी नहीं पाएगा।
नॉर्मल दशा अंतरदशा भी चल रही है ना, न्यूट्रल भी है, बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, फिर भी ये राहु आपको इतनी ग्रोथ दे सकते हैं, फिर से कहूँगा भौतिक रूप से, कि आपने खुद भी सोचा नहीं होगा। अगला पॉइंट, ये राजयोग बनाते हैं। मैं कई बार ये पॉइंट बता चुका हूँ कि केंद्र और त्रिकोण में अगर राहु होते हैं तो वो राजयोग का स्थान ले लेते हैं या राजयोग का प्रभाव लेते हैं। तो एक प्रकार से आपका राजयोग भी यहाँ पर बन रहा है। 7वां पॉइंट, अगला पॉइंट, शनि जो है वो जैसे मैंने कहा प्रभाव शनि का भी है, तो शनि क्योंकि लग्नेश और धन स्थान में बैठे हैं तो एक प्रकार से धन स्थान का भी प्रभाव राहु के ऊपर आएगा, इसलिए अपने आप में एक बहुत यूनिक धन योग भी बन रहा है। 8वां पॉइंट, लग्न अपने आप में एक बहुत यूनिक जगह है। मैं कई बार इसको समझा चुका हूँ। ये जो भाव है ये केंद्र भाव भी है। लग्न जो है वो केंद्र भी है, 1 4 7 10 में भी आता है, और लग्न त्रिकोण भी है, 1 5 9 में भी आता है। इसीलिए ये जो भाव है ये पूर्ण योग कारक भाव कहा जाता है। तो जब यहाँ पे राहु आ रहे हैं तो जीवन में कई प्रकार की पूर्णता और बियॉन्ड लिमिट सक्सेस देकर जाएंगे। 9वां पॉइंट, राहु भौतिक सुख की वृद्धि देते ही हैं। यहाँ पर भौतिक जीवन आपका और आपकी फैमिली का, आपको राहु ऐसे मौके देंगे ना कि आप अपने पूरे जीवन और अपने पूरी फैमिली का स्तर बहुत बढ़ा सकते हैं। 10वां पॉइंट, सडन मनी ग्रोथ। यहाँ पे आपको सडनली बहुत बड़े धन की प्राप्ति भी हो सकती है, ये तो होगा ही, सडन गेन्स राहु करवाते ही हैं। 11वां पॉइंट, सडन फेम। लग्न में राहु और फेमस ना हो तो अब ऑब्वियसली हर व्यक्ति नहीं चाहता, कुंडली पर डिपेंड करता है, कुछ लोग नहीं चाहते कि फेम मिले, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप फेमस हो तो इससे अच्छा टाइम मिलेगा ही नहीं, बहुत जल्दी आपका फेम बढ़ सकता है। 12वां पॉइंट, सडन न्यू अपॉर्चुनिटीज़। आप देखेंगे जीवन के हर एरिया में, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, खैर मैरिड लाइफ में तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन लव लाइफ, पैसा, इन सब में आपको बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त हो जाएंगी। हर भौतिक रूप से जो चीज़ें हैं उसमें आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त होंगी। अगला, ये आपको फोर्स करेंगे, आपको बदलाव लाने के लिए फोर्स करेंगे। कुंभ क्या है, स्थिर लगना है। कभी कभी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं लाना चाहते अपने जीवन में, लेकिन ये राहु आपको विवश करेंगे कि बदलाव लाए, उस बदलाव से आप अपने लिए कुछ बहुत अच्छा प्राप्त करेंगे। 14वां पॉइंट, ये अपने जीवन को रिपेयर करने का मौका देंगे, यानी कि कई बार होता है हमसे गलतियां होती हैं, नहीं चीज़ों को ठीक कर पाते। ये जो राहु है ये आपको अपने जीवन को रिपेयर करने का अवसर देने वाले हैं अवश्य। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। लग्न और राहु, राहु जैसा मैंने कहा केवल सर है, और लग्न कहीं ना कहीं हमारी सोच दिखाता है, तो आपकी बहुत बड़ी सोच हो जाएगी, और जिसकी बड़ी सोच होती है वो अवश्य बड़ा प्राप्त करता है। 16वां पॉइंट, टेक्निकल एडवांसमेंट। अब जो टेक्निकल फील्ड में है देखिए उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है, पर वैसे भी आज का टाइम तो टेक्नोलॉजी का है ना, हमें अपने आप को अप टू डेट करना पड़ता है। आज से 10-15 साल पहले किसके पास फ़ोन्स थे, पर आज देखिए बुज़ुर्ग लोग भी कहीं ना कहीं अपने आप को जो नहीं कर पाया वो देखिए पीछे रह जाता है, पर कई ऐसे भी लोग हैं जो बहुत टेक्निकल सेवी हो जाते हैं, इवन इन देयर 50s, लेट 50s 60s में भी। आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ लोग इवन टेक्निकली बहुत एडवांस हो चुके हैं, वो फ़ोन्स को, बाकी गैजेट्स को बहुत यूज़ करते हैं। देखिए टेक्नोलॉजी एक दोधारी तलवार है, जहाँ वो हमारे जीवन को ईजी भी करती है, वहीं एक्सेस तो ख़राब भी कर सकती है, पर मेरे हिसाब से तो उसका उपयोग करना चाहिए। और आज के टाइम में अगर आप टेक्निकली टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, तो ये राहु अवश्य आपको टेक्निकली एडवांस करेंगे। 17वां पॉइंट, ये अनकन्वेंशनल आपको बनाएंगे। आप देखेंगे आपकी पूरी जो सोच है वो अनकन्वेंशनल बन जाएगी, और जो व्यक्ति अलग से कुछ कर सकता है ना, वो उसके आगे बढ़ने के चांसेस बन जाते हैं, उसको यूनिक बनाते हैं। 18वां पॉइंट, डिप्लोमेसी। ये राहु की कला है, राहु जितना डिप्लोमेट कोई नहीं है, कि राहु की कला है, वो अच्छी जगह पे डिप्लोमेसी से चीज़ों को हैंडल करे। राहु वाला व्यक्ति लड़ेगा नहीं, अब मंगल किसी का प्रधान है तो लड़ जाएगा, लेकिन राहु वो तो फिर डिप्लोमेसी ऐसी है ना कि सामने वाले को व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा कि कब राहु वाला व्यक्ति उससे लाभ उठाकर चला गया। अगला पॉइंट, 19वां पॉइंट, राहु बहरूपिया भी है। तो इसको आज के टाइम में कैसे माने ना कि आपके अंदर ये क्षमता रहेगी कि आप ना जैसा देश वैसा भेष वैसा आप हो जाएंगे, मतलब कि जहाँ पर जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट है वैसे आप बन जाएंगे। और ये राहु प्रधान व्यक्ति की विशेषता होती है, वो हर व्यक्ति से ना अलग अलग प्रकार से, आप देखें जो बहुत बड़े लोग होते हैं ना,
वो हर व्यक्ति से अलग अलग तरीके से बात कर लेते हैं। वो एक शॉपकीपर से भी उस तरह से बात कर लेंगे, वो शायद एक लेबर से भी अलग तरह से बात कर लेंगे जिस जिस प्रकार से उस लेबर को समझ आती है। वो शायद एक बहुत बड़े सीईओ उससे उस तरह से बात कर लेंगे जैसे उसको समझ आती है। वो किसी इन्वेस्टर से अलग प्रकार से बात कर लेंगे। ये राहु का कला है, राहु की कला है। तो ये भी एक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। 20वां पॉइंट, मैंने शुरू में कहा था मैनिपुलेशन राहु का खेल है। तो जिसका राहु लग्न में वो बड़े बड़ों को मैनिपुलेट कर लेता है। तो ये मैनिपुलेशन आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। 21वां पॉइंट, नॉलेज बढ़ाते हैं राहु। राहु को ये कहना कि वो असुर ग्रह है, गलत है। कई चीज़ों की नॉलेज होती है राहु वाले व्यक्ति को। राहु और बृहस्पति, ये जिन मैं कई बार समझाता हूँ, गुरु चांडाल योग नाम से लोग डराते हैं। मेरे पास इतने लोगों की कुंडली है इतने इंटेलिजेंट लोग, मतलब कि आप उनसे कुछ भी बात कर लीजिए। गुरु चांडाल योग लग्न में बना हुआ है, गुरु चांडाल योग 10वें में बना हुआ है। मल्टी डायमेंशनल लोग होते हैं ये। तो ये राहु जो है लग्न में बैठ के आपके नॉलेज को बढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाएंगे, थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज। 22वां, इमेजिनेशन बहुत अच्छी होगी। राहु इमेजिनेशन के कारक है, लग्न है तो इमेजिनेशन बहुत बढ़ जाएगी और पॉजिटिव और प्रैक्टिकल। 23वां पॉइंट, एम्बिशियस बहुत रहेंगे और अपने एम्बिशन को फुलफिल भी करेंगे। 24वां पॉइंट, बहुत सारे ऐसी इच्छाएं हैं आपकी जो पूरी नहीं हो पाई, ये राहु आकर उन इच्छाओं को पूर्ण करेंगे या फिर उनको फुलफिल करेंगे। 24वां पॉइंट 25वां पॉइंट, अगर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, राहु लग्न में आते हैं, 11वें में आते हैं, तीसरे में आते हैं, व्यक्ति को अपना बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने का आपको मौका अवश्य प्राप्त होगा। इवन सप्तम में अगर राहु आते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिलता है। अगला पॉइंट, एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल हो जाएगा आपका। राहु जो है ना वो शुक्र की तरह थोड़े महंगे ग्रह है। शुक्र लग्जरी से, पर राहु दिखावा भी है। तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफस्टाइल को ऐसा बना देंगे कि आप लोगों को दिखा पाएंगे, भाई मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। और ये चीज़ तभी आती है जब पैसा खुला होता है। 27वां पॉइंट, वाक्य पटुता। राहु के बराबर वाक्य पटुता किसी के पास नहीं है। बुध अगर अच्छा है तो भी वाक्य पटुता अच्छी होती है। मंगल भी अगर अच्छा होता है तो भी वाक्य पटुता होती है। लॉजिकल रीजनिंग बहुत होती है मंगल से। लेकिन राहु तो फिर वो ऐसी चीज़ें रखता है सामने व्यक्ति के, वो सामने वाला व्यक्ति घूम ही जाता है। तो ये वाक्य पटुता की क्षमता रहेगी। 28वां पॉइंट, बहुत इंटेलिजेंस लेवल। मैंने कहा था ना इंट्रोडक्शन में, किसी भी शास्त्र ने राहु को ये नहीं कहा कि वो बुद्धिमान नहीं है, बल्कि हर शास्त्र ने बोला है राहु बुद्धिमान है। तो इसका भी, इंटेलिजेंस का भी आपको फायदा मिलेगा। 29वां पॉइंट, स्पेकुलेटिव मार्केट से आपको बहुत लाभ मिलेगा। 30वां पॉइंट, आप कुछ ऐसा, यहाँ पर देखिए राहु ना कुछ ऐसा आपसे करवाता है जिससे अभी के लिए पैसा नहीं, जीवन भर के लिए या फिर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए पैसे का एक प्रबंध हो जाता है। तो यहाँ पर राहु कुछ ऐसा करवाएंगे कि बहुत लॉन्ग टर्म तक आपको उसका लाभ प्राप्त होता रहेगा। 31वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राहु की विशेषता है। राहु सीक्रेटली काम करते हैं, वो ढिंडोरा नहीं पीटता। तो यहाँ पे ना आपको बहुत कुछ ऐसे चीज़ों पर काम करने का मौका मिलेगा जो आप कर लेंगे, फिर लोगों को बताएंगे। ये बल भी या ये जो खासियत है कि सीक्रेटली काम करने की, ये भी बहुत कम लोगों में होती है। 32वां पॉइंट, बहुत प्रैक्टिकल एटीट्यूड आपका रहेगा और एक प्रकार से बहुत बड़े डिसीजन लेने में ना आपको मदद प्राप्त होगी। और ये राहु अगर बली होता ना, व्यक्ति कभी कभी बहुत हार्श डिसीजन ले सकता। अब जैसे किसी की कुंडली बहुत सौम्य है, कई बार मैं देखता हूँ कि लग्न केंद्रों में कोई ग्रह नहीं है, लग्न में केवल एक शुभ ग्रह बैठा है, वो व्यक्ति को पास सब कुछ होगा, मिल जाते हैं चीज़ें आराम से, लेकिन वो कभी भी ना हार्ड डिसीजन या बड़े चेंजेस नहीं ला पाता। तो ये जो चेंजेस वाली बात है ना, ये राहु के कारण ही आती है। चलते हैं 33वें पॉइंट की तरफ, गुप्त धन। राहु जब लग्न में आते हैं तो गुप्त धन की वृद्धि करवाते हैं। राहु गुप्त धन के बड़े कारक हैं, और भी भाव भी होते हैं, पर राहु गुप्त धन देते हैं तो गुप्त धन बढ़ेगा। 34वां पॉइंट, विदेश में जॉब, विदेश में बिजनेस अगर करते हैं ऑलरेडी तो उसमें लाभ प्राप्त होगा। और यहाँ पे योग भी बन जाते हैं कि विदेश में जॉब, विदेश में बिजनेस का बहुत अच्छा योग बनता है। 35वां पॉइंट, विदेश यात्रा। अगर आप विदेश में यात्रा करना चाहते हैं उसके भी योग यहाँ पर बन जाते हैं। विदेश में सेटलमेंट, एक प्रकार से अगर आप विदेश में हैं ऑलरेडी और सेटलमेंट करना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा ऑप्शन है जिससे आप सेटलमेंट प्राप्त कर सकते हैं, तो ये वो सबसे अच्छा टाइम है जब आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। कई कंट्रीज़ तो आप वहाँ पे रहते हैं फिर आपको मौका मिलता है। आजकल कई कंट्रीज़ है भी, अगर आपके पास पैसा है तो आप सिटीजनशिप खरीद भी सकते हैं। बहुत ऐसी कंट्रीज़ हैं जो पैसे से अपनी सिटीजनशिप ऑफर कर रही है, तो वो भी आपको प्रभाव एक मिल सकता है।
37वां पॉइंट, विदेश में रिकॉग्निशन। हाँ, जिसका राहु बहुत बली होता है ना, कभी कभी उसको इंडिया में, अपने देश में शायद उतना रिकॉग्निशन ना मिले, लेकिन विदेश में बहुत रिकॉग्निशन मिलता है। तो यहाँ पे हो सकता है अगर आप ऑलरेडी विदेश से संबंधित काम करते हो तो आपको बहुत रिकॉग्निशन मिल सकता है। 38वां पॉइंट, इंट्यूशन, बहुत हाई लेवल की इंट्यूशन, और जिसकी इंट्यूशन अच्छी है और प्रैक्टिकल है क्योंकि लग्न में है, बहुत काम आएगी। 39वां पॉइंट, राहु को रोग हरणम कहा जाता है। अब दोबारा मैं बोलूँगा कि ये कंडीशनल चीज़ें हैं। राहु अगर रोग हरणम है तो वो कोई रोग हरेगा, पर ऐसा नहीं कि वो कोई रोग नहीं देगा। मैंने पहले भी ये वीडियोस में जब भी बोला, मैंने बताता हूँ कि वो अपने रोग देगा, लेकिन कोई पुराना रोग खत्म करने में मदद करता है। तो ये पूरी बात आपको समझनी चाहिए कि कोई ग्रह अगर एक पर्टिकुलर रोल निभा रहा है, यानी कि रोग हर रहा है, लेकिन उसके जो अपने सिग्निफिकेंस है रोग देने वाले, वो भी देगा। तो जब मैं हेल्थ पे आऊँगा वो बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर रोग हरणम का मतलब ये है कि अगर कोई बहुत ऐसी बीमारी चलती आ रही थी जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे थे या डॉक्टर्स नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था, इलाज नहीं मिल पा रहा था, तो यहाँ पर वो बदल कर, इलाज बदल कर या कुछ नई चीज़ों को अप्लाई करके आप उस रोग से निकल सकते हैं। 40वां पॉइंट, राहु असुर है, तो ये क्या एक बल देता है ना व्यक्ति को कि फिर वो बाय हुक या बाय क्रुक अपने कामों को निकलवा लेता है। जैसे मैं कई बार बताऊँ, बृहस्पति बहुत अच्छा होना ना आज के टाइम में कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है। जिस व्यक्ति का बहुत अच्छा बृहस्पति होगा ना, उसको लोग ठगेंगे, उसको लोग उसका बहुत लाभ उठाएंगे। कई लोग होते हैं बहुत ज्ञानवान होते हैं, लेकिन उनको खुद ही अपनी वैल्यू नहीं पता होती। वो लोगों को अपनी नॉलेज फ्री में बांटते रहते हैं, फ्री में, और उनके कोई काम नहीं आता जब उनकी ज़रूरत होती है तो, या उनको ज़रूरत होती है तो इसलिए आज के टाइम में राहु जैसा ग्रह जो एक असुर ग्रह है, वो आपको बाय हुक या बाय क्रुक सफलता दिलाएगा। और जैसा मैंने कहा, जैसा समय वैसा कृत्य, तो आज का समय है ही ऐसा जहाँ पे आपको थोड़ा तो टेढ़ा बनना पड़ता है। 41वां पॉइंट, राहु क्या है? राहु तमस है, तामसिक ग्रह है। इसीलिए जो ये ऊर्जा होती है ना, वो आप उसको उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि तमस बुरा होता है। एक पूर्णता किससे आती है? हर चीज़ से, सत्व, रजस, तमस। इवन ऐसे ही कहकर आयुर्वेद भी है, तो उसमें वात पित्त कफ तीनों चीज़ें हैं। हमारे शरीर में तीनों चीज़ें होती हैं। हमारे शरीर में वात पित्त कफ भी है, हमारे शरीर में सत्व, रजस और तमस भी है। पर कुछ कुछ चीज़ों की प्रधानता होती है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत कफ प्रकृति का होता है तो हम उसको कहेंगे बहुत तामसिक प्रकृति का है, क्योंकि उसकी बॉडी में वो कफ की ऊर्जा या जो फैट है एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो एक भंडार है ऊर्जा का। वैसे ही जो तमस होता है ना, वो एक भंडार होता है ऊर्जा का। अगर आपने इस चीज़ को उपयोग किया, यकीनन अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आ सकते हैं। 42वां पॉइंट, लोगों की इंटेंशन समझ जाएंगे यहाँ पे ना। अच्छा, जिसका राहु बहुत स्ट्रांग होता है ना, उसके सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। बहुत आराम से पकड़ लेता है, बोले ना बोले, लेकिन तभी राहु बहुत इंट्यूटिव होता है। और उसके सामने जिसका कभी राहु बहुत स्ट्रांग हो ना, आप देखेंगे वो बहुत आराम से चीज़ों को पकड़ लेगा। आप उसको झूठ बोलेंगे, बोलते ही वो चीज़ों को पकड़ लेगा, सुनते ही पकड़ लेगा। तो यहाँ पे भी ये होगा कि आपको लोगों के इंटेंशन साफ समझ आ जाएगी। ये कभी कभी बुरा भी होता है, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति लोभी है, सेल्फिश है, सिर्फ मुखौटा पहन के है। इसलिए कभी कभी जिसका राहु बहुत प्रधान होता है ना, वो धीरे धीरे करके, जहाँ शुरू में बहुत सोशल व्यक्ति होता है, लेकिन क्योंकि धीरे धीरे करके उसको समझ आता है ना, वो राहु फिर अकेला रहना शुरू कर देता है। वो फिर अपने जीवन को सुधारने के लिए अपनी मदद ही करना शुरू कर देता है। 43rd पॉइंट, बहुत दूर की कल्पना, बहुत दूर की सोच, फोर साइटेडनेस इसको कहते हैं। तो राहु ना बहुत आगे की सोच रखने वाला व्यक्ति होता है। मैंने कभी राहु प्रधान व्यक्ति से मिलेगा ना, उसकी सोच बहुत आगे की होगी। वो आज की बात नहीं करेगा, वो करेगा 5 साल बाद ये ऐसा मुझे करना है। और जो नॉर्मल व्यक्ति हो कहेगा क्या बोल रहा है, पता नहीं क्या बात कर रहा है। जिनके कभी अभी किसी में, जो भी आप देख रहे हैं, किसी के लग्न में अगर राहु हैं, चंद्रमा के साथ राहु हैं, चौथे घर में, 10वें घर में, 11वें घर में राहु हैं, आप इस चीज़ से रिलेट करेंगे जो मैंने अभी बोली, कि ऐसे लोग बाहर का, या सॉरी, आगे का, फ्यूचर का बहुत सोचते हैं और फ्यूचर की प्लानिंग बहुत करते हैं, और वो फ्यूचर में ही आपको काम भी आएगी, बल्कि वो चीज़ें काम आती हैं। जो नॉर्मल व्यक्ति वो नहीं समझ पाएगा कि आप अभी क्या करें। तो इस चीज़ का भी आपको लाभ मिलेगा। 45वां पॉइंट, राहु बहुत पैशनेट ग्रह है। तो राहु बहुत पैशन व्यक्ति के अंदर भर देते हैं, और व्यक्ति बहुत पैशनेटली अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। 46वां पॉइंट, अट्रैक्शन बहुत बढ़ता है। राहु का अट्रैक्शन अलग लेवल का है।
जिसका राहु बहुत प्रबल होता है ना, भले ही वो देखने में कभी भी किसी ग्रह ने राहु को नहीं बताया कि राहु के जो लुक्स वाइज है बताया कि थोड़ा सा शेडी सा है, शैबी सा है, लेकिन बहुत अनक्लीन सा है। वो डिपेंड करता है, चीज़ें मॉडिफाई हो जाती है, पर राहु के अंदर एक अलग सा अट्रैक्शन होता है। उसके पास कोई ऐसा टैलेंट होगा, कोई ज्ञान होगा, कोई स्किल होगा, जिससे वो आकर्षण का केंद्र बन जाता है, यानी कि उसके अंदर एक अलग सी अट्रैक्शन आ जाती है। 47वां पॉइंट, एनालाइजिंग स्किल्स। राहु की एनालाइजिंग स्किल अलग, बियॉन्ड पार लिमिट है, यानी कि इतना अच्छा एनालाइजिंग स्किल्स है ना राहु का कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत आराम से चीज़ों को, लोगों को एनालाइज कर लेता है राहु। तो लग्न में है तो ये और बढ़ेगा। 48वां पॉइंट, स्टेटस इन सोसाइटी। आपका जो सोसाइटी में स्टेटस है ना वो राहु ही बढ़वाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आज के टाइम में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर कई ऐसी चीज़ें जो पैसे से ही चलती हैं। अब राहु क्या है, दिखावा है। अब कोई व्यक्ति भले ही उसके पास पैसा ज़्यादा ना हो, लेट्स से कि उसकी सैलरी कम है, पर उसने ना अपनी ईएमआई पे बहुत बड़ी गाड़ी ले ली। लेट्स से कि एक बंदा 1 लाख रुपए कमाता है और उसने वो पैसा दे के, थोड़ा सा पैसा दे के और ईएमआई ले ली और एक बहुत बड़ी लग्जूरियस गाड़ी ले ली। लोग समझेंगे हाँ क्या क्या व्यक्ति। और वहीं पे एक व्यक्ति भले ही महीने का 10 लाख कमा रहा है, लेकिन एक 5 लाख की गाड़ी में, 10 लाख की गाड़ी में घूम रहा है, उसको लोगों ने क्या है, कुछ नहीं है। तो जो दिखावे वाली रिस्पेक्ट है ना वो राहु की है। तो यहाँ पे वो जो स्टेटस है एक प्रकार से आपका बढ़ने वाला है। कई लोग ऐसे होते हैं कि घर में पैसा नहीं है पूरा, लेकिन दिखाते इतना है कि भाई क्या ही बात है, और महंगी महंगी गाड़ियों किराए पे लेकर गाड़ियों में घूमते हैं, क्योंकि हो सकता है उनका करियर इस प्रकार का हो, उनका एरिया ही इस प्रकार का हो जहाँ पे उनको दिखावे में रहना पड़ता है। पर कुछ लोगों का शौक भी ऐसा होता है। 49 पॉइंट, हाँ, अपने एनिमीज का अंत। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि उनको मार ही देंगे, पर अपने शत्रुओं को अपने जीवन से हटाना। अब यहाँ पे राहु की बात करें तो वो माइंड से होता है, यानी कि आप अपने दिमाग का उपयोग करके अपने एनिमीज को अपने जीवन से हटाएंगे। अगला पॉइंट, एलिवेट, अपने पूरे जीवन को ना एलिवेट कर पाएंगे। मतलब कि राहु, अगर मैं कहा ना यहाँ पे अगर आपका थोड़ा सा भी अच्छा टाइम है ना, आप उस स्तर पर पहुंच जाएंगे ना कि आपके आसपास वाले लोग आपको छू भी नहीं सकते। ये राहु का प्रभाव एक प्रकार से होता है। अगला पॉइंट, तंत्र साधना। मैं हमेशा कहता हूँ शुक्र तंत्र के प्रमुख कारक हैं, पर जो डीप तंत्र होता है जिसमें देवी देवताओं की अलग अलग साधनाएं होती हैं, हर देवी देवता की बहुत साधनाएं हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ ये बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। लोग आजकल कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं पॉडकास्ट पे, और लोग उसको सुनकर कुछ भी कर रहे हैं और उसका बुरा प्रभाव भी हो रहा है। रिसेंटली एक बच्ची ही थी, कितनी 22-23 साल की होगी, कहीं से किसी को देखकर कि मुझे भैरव जी की साधना करनी है, शुरू कर दी उन्होंने भैरव साधना, वो भी क्रोध भैरव साधना। मेरे पास आई, मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है, मुझे उन्होंने बोला, मैंने कहा आप दीक्षित हैं? नहीं, मैंने तो ऑनलाइन देखा था, मैंने शुरू कर दिया। मैंने उनसे मंत्र पूछा, मंत्र की गलत प्रोनाउंसिएशन, बिल्कुल गलत। फिर वो जिस प्रकार से कर रही थी, तो वो जो गलत मंत्र का जाप करते हैं ना, उन पे और नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। गलत साधनाएं करते हैं, गलत रिचुअल्स करते हैं, और गलत प्रभाव पड़ता है। मैं कह रहा ये आज इतनी गलत चीज़ है कि लोग पॉडकास्ट में बोलकर, जिनको खुद नहीं पता तंत्र के बारे में, वो बड़ी बड़ी पॉडकास्ट कर रहे हैं, इंग्लिश बुक्स पढ़ते हैं तंत्र की, और तंत्र को तंत्रा बोलकर, मंत्र को मंत्रा बोलकर, यंत्र को यंत्रा बोलकर लोगों को भ्रमित करते हैं। तो बहुत, मैं हमेशा कहता हूँ, कोई अगर आप तंत्र में भी सात्विक साधनाएं होती है, तंत्र में भी ऐसी साधनाएं होती हैं जो आपको हेल्प करेंगी। जरूरी नहीं कि आपको उच्चिष्ट गणपति की ही पूजा करनी है, जरूरी नहीं कि आपको उच्चिष्ट चंडालिनी की ही पूजा करनी है। गणपति जी के बहुत और रूप हैं, बगलामुखी जी के बहुत रूप हैं जो आपको शुभता देंगे, पर इन सब चीज़ों के लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो तंत्र साधना अगर करनी है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप में से कई लोग करेंगे, बिना, मैं अभी समझा भी रहा हूँ, मुझे पता है कई लोग करेंगे, तो अगर बिना गुरु के करेंगे तो उसका, और बिना समझे करेंगे तो उसका बुरा प्रभाव भी पड़ेगा। अगला पॉइंट, व्यक्ति को बहुत शारीरिक और मानसिक रूप से बल प्रदान करते हैं राहु, ये विशेषता है। और अगला पॉइंट, प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल एटीट्यूड राहु देते हैं। चलते हैं 54th पॉइंट की तरफ। राहु की एक विशेषता होती है कि दूसरों से अपने काम निकलवा लेता है, तो ये भी एक प्रभाव रहेगा कि आप दूसरों से अपने काम निकलवा लेंगे। 55th पॉइंट, सेकेंड मैरिज। लेट्स से कि आपकी पहली मैरिज नहीं काम करी, तो यहाँ पे सेकेंड मैरिज का आपका योग बन जाता है। 56वां पॉइंट,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु अगर लग्न में है, तीसरे घर में है, ऐसे लोग अपने कुल का नाम बना सकते हैं। कुछ ऐसा मैं कहता हूँ ना, लोग बहुत डर जाते हैं कुछ कुछ नाम से। काल सर्प हो गया, एक शापित दोष, महाराष्ट्र साइड में बहुत चलता है ये। मैं जब चैनल स्टार्ट किया था तब पहली बार मैंने सुना, क्योंकि मैंने किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा। शापित दोष बोलते हैं कि शनि राहु शापित है और केतु शनि राहु शनि साथ में बैठे तो शापित है, और केतु शनि बैठे शापित दोष बन जाता है। नाम ही इतना भयंकर रख दिया। मैं जब 4 साल मेरे चैनल को उपयोग हुए तो शुरू में, क्योंकि ये सब महाराष्ट्र साइड से ही बहुत ज़्यादा आता था, बहुत मेरे क्लाइंट्स महाराष्ट्र से ही हैं, तो मैंने कहा शापित दोष क्या चीज़ होती है। पहले मैंने खुद ही समझने की कोशिश करी, फिर मैंने देखा कि बहुत यहाँ पे इसको राहु शनि को शापित दोष कहा जाता है। राहु को ये हो गया वो हो गया, नहीं, गलत चीज़ है। समझना चाहिए कि राहु क्या क्या दे सकता है। तो यहाँ पे अगर जैसे मैं कहा, राहु आपके पूरे आपको ऐसा प्रभाव दे सकता है कि आपने अपने पूरे कुल का नाम बना देंगे। ये शापित दोष और काल सर्प दोष इतना डरना नहीं चाहिए। मैं कई बार बता चुका हूँ, मेरा प्रयास है कि मैं जल्दी एक नया चैनल स्टार्ट करूँ, कर तो दिया, बना नहीं पा रहा वीडियो। मैं दिखाऊंगा कि कितने बड़े बड़े लोगों की कुंडलियों में ऐसे दोष हैं और वो कहाँ पहुँचे हुए। तो उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अगर कुंडली में बल है ना, कितना भी बुरा दोष हो आप उसका फायदा ही उठाएंगे। लेकिन अगर कुंडली ही निर्बल है, कितना भी अच्छा दोष हो, कितना भी अच्छा योग बन रहा हो, नहीं प्राप्त। इसलिए कुंडली के बल को समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला पॉइंट, श्रेष्ठता, यानी कि आप कुछ ऐसा कर पाएंगे कि आप लोगों में श्रेष्ठ बन पाएंगे, अलग पहचान बन पाएगी। 58 पॉइंट, अपने ऊपर खर्च करेंगे, बहुत अच्छा होता है। कई लोगों की ना आदत होती है कि जमा करते गए, फिर जब समय आया ना तो उसको एंजॉय कर सकते हैं। लेट्स से कि आप 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, आपके बैंक में 5 करोड़ पड़े, क्या करोगे उसका? ना आप ढंग से खाना खा सकते, ना आप ढंग से घूम सकते। अधिकतम लोगों की बात करूँ, कुछ लोग बहुत एक्टिव होते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप पैसा कमा रहे हैं, टाइम टू टाइम उसको एंजॉय भी करना चाहिए। तो ये राहु वो एंजॉय करवाते हैं। तो आप यहाँ पे अपने ऊपर खर्च करिएगा, अवश्य करिएगा। अगर पैसा कमा रहे हैं, अपने ऊपर खर्च करिए। अगला पॉइंट, लोगों की परवाह ना करना। ये सबसे अच्छी मुझे क्वालिटी राहु की लगती है कि जिसका राहु प्रबल होता है ना, उसको लोगों की परवाह ही नहीं होती। कुछ भी बोलो, भाड़ में जाओ। और जिस व्यक्ति के अंदर ये एटीट्यूड आ गया ना, वो फिर आगे बढ़ता ही। मैं तभी कहता हूँ राहु क्या है, इंटरनेट के कारण। अब जैसे सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, कोई व्यक्ति बहुत पॉपुलर है, जरूरी नहीं कि वो अच्छी ही चीज़ें कर रहे हो, पर उनके मन में ये है कि भाई जो मुझे बोलना है तो बोल लो। कुछ भी करें आप, अगर आप आज मैं कह रहा हूँ कि कई लोग गलत कंटेंट भी डालते हैं, विवादास्पद चीज़ें भी डालते हैं, पर क्यों वो पॉपुलर होते हैं? क्योंकि उनके मन में ये भाव है कि तुमने जो बोलना है बोल लो, मुझे तो पता है यहाँ से सक्सेस मिलेगी, मैं यही करूँगा। कई लोग होते हैं बहुत कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाते हैं, बहुत अजीब प्रकार की वीडियो बनाते हैं, पर उनको अब हम बोल रहे हैं कि अश्लील वीडियो लोग बहुत देखते हैं या इस प्रकार की चीज़ें बहुत देखते हैं, वो देखने वाले हैं तभी तो बना रहे हैं ना। अगर डिमांड है तभी तो सप्लाई आ रही है, तो उनको पता है कि भाई मुझे क्या चीज़ देनी है। अब वो सही है गलत है उसको पैमाना तो भाई जिसको पास डिसाइड करने का वो होगा। लेकिन कहने का ये मतलब है कि राहु वो प्रबलता देते हैं कि भाई मुझे किसी की परवाह नहीं, इसलिए वो लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, कीर्ति। आपकी एक बहुत बड़ी कीर्ति, बहुत अलग सी पहचान आपकी यहाँ पर। पहचान तो मैंने बोली थी, एक अलग सी कीर्ति मान, मतलब कि ना यहाँ पे आप कुछ ऐसा कर पाएंगे ना कि आने वाले लंबे टाइम तक लोग आपको जान सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कुंडली कितनी स्ट्रांग है। अगला पॉइंट, सेकंड भाव से धन के स्थान से 12वें में है तो विदेश से बहुत लाभ मिलेगा। तीसरे से 11वें में है तो स्किल से लाभ मिलेगा, स्किल सीखने का मौका मिलेगा। चौथे से 10वें में है यानी कि विदेश में सेटलमेंट का, क्योंकि राहु की बात कर रहे हैं। नवम से पंचम में है यानी कि विदेश जाने का मौका स्टूडेंट्स को। क्रिएटिविटी स्टूडेंट्स के लिए बढ़ेगी और इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी सबकी बढ़ेगी और इमेजिनेशन भी सबकी बढ़ेगी। अगला पॉइंट, छठे से अष्टम में है यानी कि कोई बहुत लंबे टाइम से आपका कोई केस चल रहा था ना, लीगल केस, उसका अंत हो सकता है। सप्तम से सप्तम में है, बिजनेस में बड़े चेंजेस लाएंगे। अष्टम से छठे में है, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का इशू चल रहा था, उसको डिप्लोमेसी से सॉल्व कर सकते हैं। 10वें से चौथे भाव में है यानी कि कंपनी की तरफ से आपको विदेश भेजा जा सकता है। 11वें से तीसरे में है यानी कि बहुत एक्टिव रहेंगे और अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर पाएंगे अपनी स्किल्स और अपनी मेहनत से। और 12वें से दूसरे में विदेश से बहुत बड़ा लाभ और गुप्त धन की वृद्धि।
ये सारे ही प्रभाव राहु के कारण आपको प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं राहु पर जो शनि का प्रभाव है। शनि आपके धन स्थान में बैठे हैं। अब देखिए, मैंने कहा ना, राहु जिस राशि में बैठते हैं उसके राशिपति का भी प्रभाव लेते हैं। अब शनि बैठे हैं धन स्थान में। एक क्रोनोलॉजी समझे हम तो, शनि 12वें घर के स्वामी हैं, मोक्ष स्थान। शनि लग्न के स्वामी है जहाँ पे राहु भी बैठे हैं, यानी कि धर्म स्थान। और शनि खुद बैठे हैं अर्थ स्थान में। तो ये क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, मोक्ष, धर्म, अर्थ। अब यहाँ मोक्ष का आप उस मोक्ष से भूल जाइए कि वो मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल चीज़ है। कई लोग पूछते हैं कि मेरा आखिरी जन्म है क्या, बहुत मुश्किल है। मैंने कहा ना, जो कलयुग, हमारे बुरे कर्म ही इतने थे तो हम कलयुग में पैदा हुए, और कलयुग में आके हमने कौन से अच्छे कर्म कर लिए, तो लेखा जोखा तो चलता ही रहेगा। तो यहाँ पे एक अर्थ क्या है, मोक्ष मतलब कि कई बंधनों से मुक्त होना, धर्म मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करना, एक्टिव रहना, और अर्थ का मतलब उनसे लाभ उठाना, यानी कि आप पहले के बंधनों से, पहले की एडिक्शन से, पहले की नकारात्मक चीज़ों से अपनी दूर होंगे। उसका असर ये पड़ेगा कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, और उसका फिर असर पड़ेगा कि आप अर्थ यानी कि धन की प्राप्ति करेंगे। तो ये बहुत अच्छा एक शनि का प्रभाव है जो आपको जीवन में बहुत आगे लेकर जाएगा। अब बात करते हैं दृष्टियों की। राहु महाराज की 2 दृष्टियां हैं, एक रहेगी आपके पंचम पर, एक रहेगी आपके नवम पर। पंचम भाव पर दृष्टि की बात करते हैं। देखिए, पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है, लग्न भी केंद्र और लक्ष्मी स्थान है। ये नवम से नवम है, यानी कि भाग्य का भी साथ यहाँ से मिलता है, और ये प्रारब्ध का भाव है। और राहु जो भौतिक सुख देते हैं, तो आप देखेंगे बहुत भौतिक सुख अचानक से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये आपके जो शुभ प्रारब्ध हैं या जो शुभ संचित कर्म है उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। पंचम पर राहु का प्रभाव क्रिएटिविटी, इमोशनल मैनिपुलेशन ये सब बढ़ाता है। पंचम पर राहु का प्रभाव विदेश में अगर आप जाना चाहते हैं एज अ स्टूडेंट, बहुत अच्छा है। अगर आप ऑलरेडी विदेश में एज अ स्टूडेंट हैं तो भी बहुत लाभ प्राप्त होंगे, यानी कि आपको सेटलमेंट का, इंटर्नशिप का, जॉब का बहुत अच्छा योग बन जाता है। इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी, स्पेकुलेटिव मार्केट से बहुत पैसा कमा पाएंगे। इन सब में आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा, और ये पुनः अपनी इष्ट साधना के लिए बहुत अच्छा टाइम है, इष्ट की तंत्र साधना के लिए बहुत अच्छा टाइम है, तो इसका लाभ उठाइएगा अवश्य। मंत्र साधना के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपका जो सोचने का दायरा है ना, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन बढ़ जाएगा। मैं कहता हूँ ना, राहु बियॉन्ड कंट्रोल, बियॉन्ड लिमिट ग्रह है। तो यहाँ पे पंचम भाव की बात करें तो धन भी आएगा, स्पेकुलेटिव मार्केट, स्टूडेंट, सबके लिए बहुत विशेष है। राहु का प्रभाव नवम पर, अब ये भी एक प्रकार से भाग्य की वृद्धि, लक्ष्मी स्थान है, लक्ष्मी की वृद्धि, और एक प्रकार से नवम भाव पर राहु का प्रभाव, यानी कि बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएंगी जो नई होंगी, अनकन्वेंशनल होंगी, मे बी आउट ऑफ कंफर्ट जोन भी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि राहु आपको उसी तरीके से रिजल्ट देंगे जैसे आप चाहते हैं, नहीं, राहु हमेशा आपको आउट ऑफ कंफर्ट जोन लेकर जाएंगे। ये आपके ऊपर है कि आप उस कंफर्ट जोन से निकलते हैं तो आपको भाग्य के साथ मिलेगा, नहीं निकलते तो जहाँ थे वहीं पर रहेंगे। लेकिन भाग्य की वृद्धि अवश्य राहु करने वाले हैं। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के लिए क्या प्रभाव है, देखिए, लक्ष्मी स्थान केंद्र भाव में है। मैंने कहा लग्न को लक्ष्मी स्थान भी, या कहिए त्रिकोण भाव भी कहा जाता है, लक्ष्मी स्थान भी है ही अपने आप में, तो पैसा तो बढ़ेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, राहु के जो डिस्पोजिटर हैं शनि, वो अर्थ त्रिकोण में है। ये अपने आप में इंडिकेट, देखिए राहु लग्न में तो विदेश जाने का मौका मिलेगा ही, क्योंकि डिस्पोजिटर भी धन स्थान में है जो अर्थ त्रिकोण है। पहला, पैसा बहुत बढ़ेगा, दूसरा, विदेश में जाने के मौके भरपूर प्राप्त होने वाले हैं। राहु का एक प्रभाव पंचम पर है जो आपके कार्य क्षेत्र में क्रिएटिविटी, एनालाइजिंग कैपेसिटी, बुद्धिमत्ता, मेंटल स्किल्स और प्रोडक्टिविटी और इम्प्लीमेंटेशन सब बढ़ाएगा। और राहु नवम भाव को भी देख रहे हैं। हाँ, ये एक चीज़ है कि राहु नवम भाव को देख रहे हैं तो बॉसेस से प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन अदरवाइज राहु का नवम को देखना जो कि 10वें से 12वां है, और राहु का पंचम को देखना जो 10वें से अष्टम है, ये बहुत बड़े ट्रांसफर्स दिखाता है। विद इन द कंपनी भी हो सकता है। ये बहुत बड़ी जॉब चेंज दिखाता है। आपके पास कोई ऐसा ब्रेक थ्रू मोमेंट जॉब में आ जाएगा ना कि आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और क्योंकि 10वें से चौथे में राहु हैं, यानी कि आपको हो सकता है अपनी कंपनी के ही द्वारा विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो। तो ये बहुत प्रधानता यहाँ पर दिख रही है। अगर आप विदेश से संबंधित काम करते हैं, IT सेक्टर में हैं, कंप्यूटर से जुड़ा कार्य करते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ा कार्य करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इन दोनों एरिया से जुड़ा कुछ और कार्य करते हैं, मशीन लर्निंग में है,
फाइनेंस सेक्टर में है, डिजिटल मार्केटिंग में है, एडवर्टीजमेंट सेक्टर में है, एजुकेशन में है, स्पेशली ऑनलाइन एजुकेशन में है, इमिग्रेशन से संबंधित कार्य करते हैं, अगर आप मेडिसिन में हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, स्पेशली अगर आप डॉक्टर में भी एक पोस्ट होती है, मुझे याद है कुछ, रेडियोलॉजिस्ट आदि बोलते हैं, अगर उससे संबंधित आप कुछ करते हैं, अगर आप ऑप्थोमोलॉजिस्ट हैं यानी कि जो आँखों के डॉक्टर्स होते हैं, अगर आप ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, इन सब में आपको बहुत लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो ये एरियाज़ में बहुत अच्छा करेंगे। इसके साथ ही अगर आप कुछ कंसल्टेशन बेस्ड कार्य करते हैं या फिर ह्यूमन रिसोर्स में है, तो इन सब में आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होंगे। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए बहुत शुभ है। एक तो सप्तम में राहु है, ये बिजनेस में एक्सपेंशन, टेक्निकल चेंजेस, ग्रोथ, नए बिजनेस की शुरुआत और बिजनेस की गुडविल, पहचान, नाम बहुत आगे लेके जा सकता है। आपको अपने बिजनेस में टेक्निकल चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको अपने बिजनेस में एडवर्टीजमेंट का उपयोग करना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग का बहुत उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सब कुछ किया, बहुत आगे बढ़ेंगे। राहु पंचम को देख रहे हैं, जो बिजनेस में ऑब्वियसली क्रिएटिविटी बढ़ाएगा ही, लेकिन सप्तम से 11वें में है, यानी कि बहुत तेज गति से पैसा आएगा, विदेश से पैसा बहुत आएगा, गुप्त धन का आपका सोर्स है, बिजनेस में बहुत पैसा बढ़ेगा। और वो सप्तम से तीसरे को देख रहे हैं, यानी कि आपकी स्किल्स, आपकी प्रैक्टिकलिटी, आपका इम्प्लीमेंटेशन पावर, आपकी नॉलेज, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बहुत बढ़ने वाला है। और ये भाग्य स्थान है, अपने आप में लगने से ये लक्ष्मी स्थान है, तो अपने आप में दिखा रहा है पैसा बढ़ेगा। और अगर सप्तम भाव से ये देखें तो ये 11वां है और ये तीसरा है, दोनों ही उपचय भाव बन जाते हैं। यानी कि बिजनेस में तो ग्रोथ तय है, बस जैसा मैंने कहा राहु का प्रभाव है ना, तो आपको बदलाव करने पड़ेंगे। राहु बिना बदलाव के रिजल्ट नहीं देता। बहुत अच्छा है। बिजनेस की बात करें, फार्मा से है, फार्मा इंडस्ट्री में है, हेल्थ इक्विपमेंट्स हैं, आपके हेल्थ सर्विसेज हैं, हेल्थ मटेरियल है, कुछ भी जो नॉर्मल एलोपैथिक और नॉर्मल जो मेडिकल सर्विसेज होती हैं उनसे हटकर, जैसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं आपके, या नेचुरोपैथी है, इवन होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स हैं आपके, अल्टरनेटिव हीलिंग वाली जो चीज़ें होती हैं उस पर लाभ मिलेगा। टेक्निकल कोई बिजनेस है, डिटेक्टिव एजेंसी है, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा, इलेक्ट्रिकल चीज़ों से जुड़ा, ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर से जुड़ा बिजनेस है आपका, वेबसाइट मैनेजमेंट का बिजनेस है आपका, इवेंट मैनेजमेंट का, पीआर मैनेजमेंट का बिजनेस है आपका, डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है आपका, ऑनलाइन एजुकेशन का बिजनेस है आपका, इमिग्रेशन का बिजनेस है आपका, इवन लॉ संबंधित बिजनेस है आपका, उसमें भी स्पेशली कॉर्पोरेट लॉ और टूरिज्म ट्रैवल, स्पेशली विदेश का, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, इन सारे ही एरियाज में बहुत अच्छा करेंगे। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। थोड़ा सा नकारात्मक है क्योंकि पंचम पर राहु का प्रभाव आ गया। अब जैसा मैंने कहा था जब बृहस्पति की वीडियो बना था कि बृहस्पति तो ठीक है, लेकिन जब राहु का प्रभाव आएगा ना तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि राहु एक तो ट्रस्ट इश्यूज देंगे, राहु डिससेटिस्फैक्शन देंगे, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन देंगे, क्लैरिटी की कमी होगी, अपना पार्टनर पसंद नहीं आएगा, किसी और की तरफ ध्यान जाएगा। दूसरी बात, अब हम राहु की बात करें तो केतु भी यहाँ पे आ रहे हैं। इसमें होगा क्या ना कि एक तो पंचम से नवम में बैठे हैं, कई लोग फ्यूचर नहीं देख पाएंगे अपने पार्टनर के साथ। कई बार होता है कि आपका 2-3 रिलेशनशिप 2-3 साल चल गया, सब ठीक है, बट परिस्थितियाँ बदलती हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं, शायद इस व्यक्ति के साथ मेरा फ्यूचर नहीं है। ऐसा नहीं कि गलत कुछ कर दिया, लेकिन परिस्थितियाँ बदलती हैं, ये बहुत सत्यता है। मैं हमेशा जिन लोग शादी करने वाले होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, उनको हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल फ्यूचर हमेशा, क्योंकि अधिकतम चीज़ें यहीं पर बदलती हैं, माने ना माने, ये कटु सत्य है। फाइनेंशियल प्लानिंग के बिना शादियाँ नहीं चलती। प्यार मोहब्बत तो कॉफ़ी तक ही ठीक रहता है, बाकी शादी से पहले ही ठीक रहता है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, खर्चे बढ़ते हैं, और जब प्लानिंग नहीं करी होती फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। तो हो सकता है उसके कारण भी कि भाई मे बी जब यंग है तो ठीक है, पैसा उतना वैल्यू नहीं करता, जितना है ठीक है, पर उतना ही तो ना चलेगा जीवन भर। तो कई लोगों के बारे में डिफरेंसेस आएंगे, और कुछ लोग क्योंकि उनको नहीं दिख रहा कि इसके साथ शादी हो सकती है तो ब्रेकअप करेंगे।
पंचम से पंचम पर भी राहु का प्रभाव है, यानी कि थॉट्स ही नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा सा नेगेटिव है प्रेम संबंध के लिए। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर भी है, पर्टिकुलरली में भी राहु के कारण नहीं है, लेकिन यहाँ पर केतु भी आएंगे। मैं आऊँगा उन पर जब वीडियो बनाऊँगा। थोड़ा सा विलंबित चल रहा है अवश्य, लेकिन मेरा प्रयास है कि अच्छी तरह से, क्योंकि 1.5 साल की वीडियो है, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि थोड़ा सा लेट हो गया। देखिए, मैं भी चाहूँ तो 8 मिनट की वीडियो बनाकर चले जाऊँ, पर किसी के कोई काम नहीं आएगी। जो मेरा चैनल देखते हैं, मुझे पता है, जो पूरा देखते हैं वो किस चीज़ के लिए देखते हैं, उनको एक अच्छी गाइडेंस चाहिए होती है। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि पूरी अच्छी तरह से गाइडेंस मैं दूँ। तो कभी कभी उसमें हो जाता है, क्योंकि लंबी वीडियोस होती हैं, मुझे भी बनाने में टाइम लगता है, फिर मैं एडिट वाले लोगों को भेजता हूँ, तो उसके बाद अपलोड होती है, तो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो इसलिए कभी कभी विलंबित हो जाता है। ऐसा मेरा कभी भी प्रयास नहीं रहता कि विलंबित हो, लेकिन हो जाती हैं चीज़ें। तो केतु की वीडियो आएगी ही जल्दी। तो राहु के कारण ये हो रहा है कि केतु का प्रभाव भी आ रहा है। अब राहु भी सप्तम से सप्तम में आ गए, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, डिससेटिस्फैक्शन। मैंने जब बृहस्पति की वीडियो बनाई थी, मैंने कहा बृहस्पति देखेंगे लग्न को, बचाएंगे, पर कितना बचा लेंगे। तो यहाँ पे मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम बहुत है। सप्तम से अष्टम में शनि आ गए। अब ये दूसरे घर के शनि सेकंड मैरिज का योग बनाते हैं, यानी कि कई लोगों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। और शनि तो 2.5 साल के हैं, तो कई लोगों की मैरिड लाइफ में डाइवोर्स तक यहाँ बहुत पहुँच सकती है। और केतु तो बहुत ही खतरनाक होते हैं सप्तम में। तो जब मैं केतु की वीडियो बनाऊंगा तो आऊँगा उस पर डीप से, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए तो जैसे मैंने कहा बहुत अच्छा है। शुरू में ही मैंने कहा था, पंचम को देख रहे हैं, यानी कि नई अपॉर्चुनिटी, एक्सपैंड करने का मौका, नई नई संभावनाएं, सफलता, विदेश में सफलता, विदेश जाना चाहते हैं तो अच्छा, विदेश में ऑलरेडी हैं तो अच्छा, विदेश में इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं तो अच्छा, कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हैं तो अच्छा। अच्छा, ये राहु शनि का प्रभाव भी, और शनि पर राहु का प्रभाव है। शनि अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं, जो पंचम से 10वां है, यानी कि जो स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं उनको जॉब भी मिलेगी। और कुछ लोग चाहते हैं कि कॉलेज से ही विदेश का प्लेसमेंट मिल जाए। बहुत ऐसे कॉलेजेस हैं, या कई फील्ड हैं, टेक्निकल फील्ड, स्पेशली इंजीनियर्स होते हैं, आईआईटीज़ होती हैं। आईआईटीज़ में कई बार होता है कि बच्चों को यहीं से पिकअप करके दूसरी कंट्रीज़ में ले जाते हैं। तो ऑब्वियसली जब स्टार्ट इतना अच्छा मिल जाएगा तो आगे और अच्छा करते हैं, तो वो मौके यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। और राहु क्योंकि नवम को देख रहे हैं, तो हायर एजुकेशन जो करते हैं, पीएचडी आदि कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, विदेश में जाते हैं कि पीएचडी कर पाए, रिसर्च कर पाए, उनको भी सुनहरे मौके यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। बस ध्यान क्या देना है, राहु है ना, तो फोकस भटकाते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और गलत चीज़ों पे ध्यान जाता है। तो क्योंकि बच्चे हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान उस चीज़ पर ज़्यादा दीजिएगा। चलते हैं नेगेटिव्स की तरफ। एरोगेंस, बहुत एरोगेंस होता है जब राहु लग्न में होता है, तो इससे बचिएगा। संबंध भी खराब होते हैं, बाकी चीज़ें भी खराब होती हैं। फिकल माइंडेडनेस, बहुत ज़्यादा क्योंकि विचार करता है व्यक्ति, बहुत फिकल माइंडेड हो जाता है। तीसरा पॉइंट या अगला पॉइंट, झूठ बहुत बोलता है। राहु जिसके लग्न में होता है ना, बहुत झूठ बोलता है। अब ये ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति नहीं पकड़ पाएगा, अब कोई बहुत सीधा व्यक्ति नहीं पकड़ पाए, पर हो सकता है जो बाकी लोग हैं उनका भी राहु स्ट्रॉन्ग हो, वो तो पकड़ लेंगे एकदम आराम से। तो इसके कारण फिर बदनामी भी होती है, गलत चीज़ें भी होती हैं। सरकार से नुकसान का योग बनता है, कोई ना कोई सरकार से दंड वगैरह मिल सकता है। तंत्र का उपयोग, यहाँ पे तंत्र साधना का ही नहीं, यहाँ पे हो सकता है आपके ऊपर कोई तंत्र का उपयोग भी हो जाए, केयरफुल रहेगा। जिसकी कुंडली वीक होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ उनको शमशान घाट, जो बहुत तंत्रोक्त मंदिर है, वहाँ पर भी उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिनकी कुंडली वीक है उनके ऊपर ये चीज़ें बहुत, कई लोगों को उनको फर्क भी नहीं पड़ेगा, वो सो भी जाए शमशान घाट में, कुंडली बहुत स्ट्रांग होती है। और कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली बहुत सेंसिटिव है, वो शमशान घाट के पास से भी निकल जाए, प्रभाव कर जाता है। कई लोग देखे होंगे, आपने भी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया होगा। आलस्य बहुत बढ़ता है, राहु लग्न में होता है तो आलस्य बहुत बढ़ता है। वासना बहुत बढ़ती है, बहुत वासना कई प्रकार की होती है, लेकिन काम वासना स्पेसिफिकली कहूँगा, बहुत कामातुर व्यक्ति हो जाता है। और वो बुरा चीज़ नहीं है, लेकिन अगर वो आपके डेली लाइफ में हिंड्रेंस करती है ना, तो बुरी है। स्वार्थी व्यक्ति बनता है, व्याभिचारी बनता है, यानी कि ना अपने पार्टनर में इंटरेस्ट नहीं रहता, दूसरे लोगों के प्रति इंटरेस्ट जाता ही। अधिकतम जिसका राहु बहुत बली होगा, लग्न में होगा, पंचम में होगा, अष्टम में होगा, 12वें में होगा, ऐसे लोग मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं। इवन मैरिड भी हैं, रिलेशनशिप में भी हैं, तब भी मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप इनके होते हैं। स्पेशली आज के टाइम में जहाँ पे बहुत चीज़ें ईजी हो चुकी हैं। एक चीज़ होती है, राहु ना बहुत अकेलापन देते हैं। ये नहीं कह रहा कि वो उसके दोस्त नहीं होंगे, अधिकतम ऐसे लोग हैं ना, दिखावे वाले दोस्त होते हैं, जो मतलब के लिए उसके साथ होते हैं। और अंततः जो ऐसा व्यक्ति ना फिर समझने लग जाता है कि ये
केवल मेरे साथ मतलब के लिए, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पावर है, तब तक ये है। तो एक अकेलापन भी राहु देते हैं, झगड़ालू स्वभाव बन जाता है और एडिक्शंस बहुत बढ़ते हैं। बहुत शक करता है जिसका राहु, तो ना वो उसमें क्या होता है, वो हर व्यक्ति पे शक करता है, अपने दोस्तों पे भी शक करेगा, रिश्तेदारों पे भी शक करेगा। अब हर बार तो ये चीज़ व्यक्ति नहीं सहता, अगर आप किसी पे बार बार शक कर रहे हैं तो फिर वो व्यक्ति परेशान होगा, आपसे दूर हो जाएगा। फालतू का खर्चा बहुत होता है राहु के कारण, और दिखावे का खर्चा बहुत होता है। मैंने शुरू में कहा था दिखावे का खर्चा करेंगे, तो कभी कभी वो लिमिट से ज़्यादा हो जाता है। इल्यूजन बहुत रहते हैं, भ्रमित बहुत आप रहेंगे। डिसकंटेंटमेंट, राहु वाला व्यक्ति हमेशा डिसकंटेंट रहेगा। पहले बोलेगा कि मुझे तो एक 15 लाख की गाड़ी चाहिए, बस वो 15 लाख की गाड़ी आ गई ना, फिर तो बस और जीवन संतुष्ट है। 15 लाख की गाड़ी भी आ गई, फिर बोलेगा नहीं इसमें मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा तो आएगा कोई 65 लाख की गाड़ी हो या 1 करोड़ की गाड़ी हो। 1 करोड़ की भी आ जाएगी, फिर भी बोलेगा नहीं अभी तो मुझे बाहर से, विदेश से गाड़ी मंगवानी है। हर चीज़ में डिसकंटेंटमेंट राहु के कारण आता है। तो और जो व्यक्ति हमेशा डिसकंटेंट रहेगा ना, वो परेशान रहता है। लालच ही बहुत बना देता है। और एक चीज़ जिससे आपको बहुत बचना है, हाँ एक चीज़ मैं भूल गया, ये मैंने पॉइंट आउट किया हुआ था, जब राहु लग्न में आते हैं ना तो बहुत जीवन में, पर्सनल लाइफ में स्पेशली अनईजी सीक्रेट्स बाहर आते हैं। कई बार होता है कि किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, राहु लग्न में आए, सप्तम में गोचर करे या अंतर्दशाई, चीज़ें बाहर आती हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कोई ऐसे सीक्रेट्स बाहर आ जाए जो आप छुपा के बैठे थे, या फिर कुछ आपके सामने कुछ लोगों की सीक्रेट्स आ जाए जो वो छुपा के बैठे थे। और एक चीज़ है गलत संगत, राहु लग्न में है, गलत संगत होती ही है, स्पेशली अगर बृहस्पति भी है कुंडली में तो गलत संगत बहुत बढ़ जाती है। तो इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिए। चलते हैं सेहत की तरफ। ENT की प्रॉब्लम, ईयर नोज थ्रोट, इसकी प्रॉब्लम बहुत रहती है। साइनस, बहुत लोगों को यहाँ पे साइनस की प्रॉब्लम डेवलप होगी। अब ऐसा नहीं कि सभी को हो जाएगी, अगर आपकी प्रकृति कफ है, लग्न में भी अगर राहु या चंद्रमा बहुत प्रभावित है, चंद्रमा खराब है, राहु बहुत प्रभावित है, बुध बहुत खराब है, तो यहाँ पे ENT की प्रॉब्लम। और साइनस की कहूँ तो लग्न, दूसरा भाव, चंद्रमा, ये बहुत खराब है तो साइनस की प्रॉब्लम, या कफ प्रकृति है आपकी तो साइनस की प्रॉब्लम। स्लीप डिसऑर्डर तो बहुत लोगों को होंगे, एंग्जाइटी बढ़ेगी, मानसिक विकार, राहु मानसिक विकार देते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देते हैं। डिप्रेशन कहीं ना कहीं शनि के अधीन है, लेकिन जब मानसिक विकारों की हम बात करते हैं और अगर कॉम्बिनेशन हो जाए दोनों का चंद्रमा पर, तो बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव रहता है। आइज़ की प्रॉब्लम रहेगी, नर्वस डिसऑर्डर्स, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम रहेगी, OCD की प्रॉब्लम बहुत लोगों को यहाँ पे आती है। इन्फेक्शंस, भरपूर इन्फेक्शन, आप देखेंगे 1.5 साल में जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी वैसे भी कम है, बहुत इन्फेक्शंस होंगे। कई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आपको हो सकते हैं। वेट गेन बहुत लोगों का होगा, पेट के रोग भयंकर रहेंगे, बॉडी में बहुत इन्फ्लेमेशन रहना शुरू हो जाएगी। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हेडेक, सर का दर्द बहुत तंग करेगा, अचानक से बिना किसी का। कई लोगों को तो माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। ये वो टाइम है जब आपको नहीं भी अगर माइग्रेन रहता तो यहाँ पे बार बार निरंतरता से आपको सर का दर्द रहा करेगा, और बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है कि अगर आपको सर का दर्द हो रहा है, आप ठीक भी नहीं कर पा रहे और काम भी आपको करने पड़ते हैं। जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है बहुत कष्टकारी चीज़ है ये। कोई ओल्ड या कोई पुरानी बीमारी थी वापस आ सकती है। अच्छा, अगर आपके घर में या जो भी वीडियो देख रहे हैं अगर वो भी थोड़े वृद्ध हैं, या आप जिसकी आप वीडियो देख रहे हैं अगर वो वृद्ध हैं, तो ना इस टाइम पे कभी कभी अगर कुंडली पुनः कहूँगा वीक है, चंद्रमा बुध बृहस्पति ये वीक है कुंडली में, तो ओल्ड सदस्य जो लोग होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, उनको एल्जाइमर या पार्किंसन की प्रॉब्लम्स आती हैं। ये वो टाइम है जब वो चीज़ें आ सकती हैं। इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत होती है। सियाटिका की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, और जोड़ों का दर्द ये बहुत तंग करेगा। बात करते हैं उपाय की। 5 प्रकार के उपाय हैं, सारे ही करने हैं। कौन कौन सा कब करना है जब मैं बताता चलूँगा। कब से करना है, जब वीडियो देखिए उसके अगले बार जब भी वो तिथि आती है कर सकते हैं। जो लोग विदेश में हैं, कई ऐसी जगह हैं विदेश में जहाँ पे आप सब कुछ कर पाएंगे। नहीं कर सकते तो इंडिया में आप किसी को बोलकर अपने नाम से उपाय करवा सकते हैं। पहला उपाय, दुर्गा मंदिर में 3 अमावस्या को एक नारियल चढ़ाना है, जटा वाला, उस पर काला धागा बांधना है, काली डोरी बांधनी है, और उस पर काजल का तिलक लगाना है, और ये नारियल आपको 3 अमावस्या दुर्गा मंदिर में चढ़ा कर आना है।
और वहाँ बैठकर दुर्गा चालीसा का पाठ करना है 4 बार। अगला उपाय, ये 3 मंगलवार करना है। स्कंद देवता की पूजा यानी कि कार्तिक जी की पूजा, उनका दूध से अभिषेक करना है, उनको कोई सफ़ेद पुष्प की माला अर्पण करनी है और इसके साथ ही उनको हलवे और खीर का भोग लगाकर ओम स्कंदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये 3 मंगलवार करना है। अगला उपाय एक अमावस्या करना है। काली मंदिर में, काली माता के मंदिर में, कोई भी काली माता का स्वरूप हो, भद्रकाली, रुद्रकाली, क्रोधकाली, शमशान काली नहीं, बाकी जो उनके सौम्य स्वरूप है उनके कोई भी मंदिर आपके आसपास मिलता है तो वहाँ पर जाकर आप एक 4 मुखी सरसों के तेल का दिया, उसमें पीली सरसों, काली सरसों, 4 लौंग के दाने केवल प्रज्वलित कर कर माता को अर्पण कर कर वापस आना, ना ही बैठना है ना ही कुछ करना है। अगला उपाय, किसी भी ओल्ड एज होम में या तो दवाइयों का या कुछ भी और धन का दान कर सकते हैं। 5वां उपाय, महादेव का पंचामृत से अभिषेक करना है। ये 4 पूर्णिमा करना है। उसके बाद गंगा जल से अभिषेक करके 21 बेलपत्र अर्पण करके गुलाब के पुष्प की माला अर्पण करके उनको हलवे का और खीर का भोग लगाना है और इसके साथ ही आपको वहाँ बैठकर ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और ओम वीरभद्राय नमः मंत्र का भी 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।